थोड़ा इनका लोकेशन मालूम करके बताएं, सरदार सिंह कहाँ पे हैं, गांव में मौजूद है नहीं, क्या पता लग रहा है इस केस में। प्रियंका की मौत कैसे हुई थी और कब हुई थी? गांव वालों ने पूरी रात और दिन उसकी तलाश की, पर वो नहीं मिली। फिर अचानक खेत में उसकी लाश पाई गई, ठीक उसी तरह जिस तरह वो गायब हुई थी। सब कुछ अचानक। प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा गांव सकते में आ गया। प्रियंका का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि प्रियंका का करने की कोशिश की गई थी। एक 3.5 साल की बच्ची पर की कोशिश की गई थी। कोशिश असफल रही थी, पर अपराधी ने उस बच्ची की हत्या कर दी। इस शर्मनाक घटना ने इस छोटे से गांव को झंझोड़ कर रख दिया था। कौन हो सकता है ये अपराधी? ये कोई गांव वाला था या फिर बाहर वाला? पुलिस ने उस गांव में रहने वाले एक एक आदमी से पूछताछ की, क्योंकि इस सारे मामले में शक गांव के ही किसी आदमी पर था। नई दिल्ली। फ्रेंड्स टावर, सेक्टर 9, रोहिणी। दोपहर 1:30 का वक्त था। एक महंगे रिहायशी इलाके की बिल्डिंग, जिसके मेन गेट पर एक चौकीदार हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक आदमी चौकीदार को चकमा देकर इमारत के बी ब्लॉक में दाखिल होता है और फ्लैट नंबर B24 के अंदर जाता है। उस घर में रहने वाली ममता ठाकुर नामक महिला की हत्या कर देता है। उस वक्त ममता ठाकुर घर पर अकेली थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। ममता ठाकुर के पति प्रवीण ठाकुर को इस हादसे से गहरा सदमा लगा। यह हत्या एक सोची समझी योजना के तहत की गई थी। इस वारदात को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया था। अपराधी ने न सिर्फ ममता ठाकुर का कत्ल किया, बल्कि वो उसके घर से लगभग 7 लाख रुपए नगद और 4 लाख रुपए तक के जेवर भी चुरा कर ले गया था। यह दिन दहाड़े हुआ मर्डर और चोरी का केस किसी सुनसान बंगले में नहीं हुआ था। ठाकुर परिवार हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता था, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी रहती थी। ड्राइंग रूम के टेबल पर पानी का एक आधा भरा हुआ ग्लास रखा हुआ था। कुछ ही देर पहले 1 बजे के करीब नौकरानी उस घर से काम करके गई थी। 1:15 पर प्रवीण ठाकुर का नौकर उनके लिए दोपहर का खाना लेने उनके घर गया था। कत्ल दोपहर के 1:15 से लेकर 1:45 के बीच हुआ था। दोपहर 1:45 के आसपास जब ममता ठाकुर की बेटी घर आई तो उसने अपनी मां को मरा हुआ पाया। ममता ठाकुर के शरीर पर जितने भी चोटों के निशान थे, उनमें से ज्यादातर पीठ पर थे। इस केस में एक बात तो स्पष्ट थी कि अपराधी ठाकुर परिवार और खासकर ममता ठाकुर से अच्छी तरह परिचित था। ऐसा लग रहा था कि ममता ने अपराधी का घर में स्वागत किया था, उसे पानी पिलाया था और अपराधी ने उसकी पीठ पर वार किया। उस अपार्टमेंट में जो एंट्री थी, वो एंट्री आसानी से नहीं ली जा सकती थी। एक फ्रेंडली एंट्री दिखाई दे रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन जो थी, इसको हम लोगों ने फोकस किया कि कहीं ना कहीं इसमें इनके जो क्लोज लोग हैं, जो इनके पास के लोग हैं, ये इनका हाथ हो सकता है। ममता और प्रवीण ठाकुर के सभी रिश्तेदारों और पहचान वालों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस उस शोक सभा में भी मौजूद थी जो ममता ठाकुर की याद में बुलाई गई थी।
ममता ठाकुर का एक करीबी रिश्तेदार इस शोक सभा से गायब था। वो था गुलशन तनेजा, ममता ठाकुर का भतीजा। पुलिस ने प्रवीण ठाकुर से गुलशन तनेजा के बारे में पूछताछ की। गुलशन तनेजा ने ममता और प्रवीण ठाकुर से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था, जिसे लौटाने में वो आनाकानी कर रहा था। पुलिस ने गुलशन तनेजा से पूछताछ करने का फैसला लिया। पुलिस गुलशन तनेजा की दुकान पर गई, पर वो वहां नहीं था। पुलिस गुलशन तनेजा के घर गई, पर वो वहां भी नहीं मिला। गुलशन तनेजा का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। इससे हत्या में उसका हाथ होने को लेकर पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस ने गुलशन तनेजा के करीबी लोगों का पता लगाना शुरू किया। आखिरकार पुलिस गुलशन तनेजा के एक खास दोस्त मोहम्मद रबूल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। मोहम्मद रबूल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उस इलाके के लोगों को लगा कि रबूल जैसे साफ सुथरी छवि वाले इंसान को हिरासत में लेकर पुलिस ने गलती की। ये लड़का रब्बुल को जो पकड़ के लेके गया पुलिस ने, तो ये इसकी कैरेक्टर शुरू से बहुत अच्छी थी। अब बहुत ज़माने से मैं इसको जानता हूँ। हमें 4 बच्चे, चारों बच्चे को पढ़ाते थे हिंदी। रबूल के मोहल्ले वालों का कहना चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस का अपना नजरिया था और सटीक था। पुलिस पता लगा चुकी थी कि गुलशन रबूल का पुराना दोस्त था। दोनों साथ में पढ़ते थे और उनका रोज का मिलना जुलना था। पुलिस के सारे तर्क और दलीलें सही साबित हुई जब रबूल ने सारे राज खोलते हुए ये कबूल किया कि गुलशन तनेजा ने ही ममता ठाकुर की हत्या की थी। रबूल के अनुसार गुलशन तनेजा ने एक अरसे से अपनी बुआ ममता ठाकुर को खत्म करने की योजना बना रखी थी। करीब 1 महीने पहले ही गुलशन ने कत्ल के मकसद से हथियार खरीद लिया था। घटनास्थल से फरार होने में रबूल ने गुलशन की मदद की थी। इधर गुलशन लूट और हत्या को अंजाम दे रहा था, उधर रबूल उस बिल्डिंग से दूर एक मोटरसाइकिल पर सवार उसका इंतजार कर रहा था। गुलशन और रबूल ने कुछ दिनों पहले ही इस जुर्म को अंजाम देने की बात तय कर ली थी, पर गुलशन ने अकेले ही हत्या और लूट को अंजाम देने का फैसला किया, क्योंकि इससे बिल्डिंग में उसकी मौजूदगी पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। उसे किसी रजिस्टर में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और वो आसानी से निकल भी जाता। अपरिचित होने की वजह से रबूल से कई सवाल किए जा सकते थे। रबूल गुलशन को उत्तर प्रदेश में बागपत होते हुए मुजफ्फरनगर ले गया। गुलशन की योजना वहां से पटना होते हुए नेपाल जाने की थी। माधेपुरा में रबूल का गांव है। इसने कहा 15-20 दिन तुम वहां रहो, फिर जब कुछ शांत हो जाएगा तो या तो हम नेपाल बॉर्डर की ओर चले जाएंगे, जो कि वहां से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। जब वहां हमारी टीम हमने बाई एयर भेजी उसी समय, और इन्होंने पटना रेलवे स्टेशन पे अपना जाल बिछाया। दिल्ली पुलिस ने गुलशन तनेजा को पटना रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। गुलशन तनेजा ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। ममता ठाकुर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अपने ही भतीजे से जान का खतरा हो सकता था। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ सफलतापूर्वक इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया, बल्कि गुलशन द्वारा लूटी गई बहुत सी चीजें और काफी नकदी भी बरामद कर ली। करीब 8 लाख रुपए के आसपास पैसा गया, जिसमें से हमने 7,32,000 रुपए रिकवर किए, और जो ज्वेलरी गई 4 से 6 लाख रुपए की, वो भी हमने पूरी रिकवर की। आज भी प्रवीण ठाकुर को यकीन नहीं हो रहा कि उनके घर में ऐसी कोई घटना घटी थी। ये तो रिश्तों का कत्ल है, उसमें अगले का क्या दिमाग खराब हुआ या क्या हुआ, या तो वो जानता है या मरने वाली जानती है। इस केस में यदि गुलशन
ठाकुर परिवार का देनदार ना भी होता तब भी शायद वो ये अपराध करता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति आपराधिक थी। उसने सिर्फ पैसों के लिए ममता ठाकुर को मार डाला था, पूरी प्लानिंग के साथ। पर हमारे दूसरे केस में कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। पल भर में विकृति ने मासूमियत पर कब्जा कर लिया था और दूसरा मासूम बना उस विकृति का शिकार। गांव आहार, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सारा आहार गांव एक 3.5 साल की बच्ची प्रियंका की तलाश में जुटा हुआ है। आपने लड़की देखी हमारी? अरे मिली क्या किसी को भाई साहब? नहीं मिली। सारी रात बीत गई, लेकिन प्रियंका का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रियंका की गुमशुदगी ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। प्रियंका जो खेलने के लिए गई थी, अब तक नहीं लौटी है। गांव वाले भी इस घटनाक्रम से सन्नाटे में हैं। बुलंदशहर का यह गांव काफी छोटा है। यहां सभी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हैं। काफी लोगों की आपस में रिश्तेदारी भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह गांव एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह है। फिर इस गांव से एक नन्ही सी बच्ची अचानक कैसे गायब हो गई? आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिन के करीबन 10 बजे प्रियंका का शव एक गन्ने के खेत में मिला। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। जरा इनका लोकेशन मालूम करके बताएं, सरदार सिंह कहाँ पे हैं, गांव में मौजूद है नहीं, क्या पता लग रहा है इस केस में? प्रियंका की मौत कैसे हुई थी और कब हुई थी? गांव वालों ने पूरी रात और दिन उसकी तलाश की, पर वो नहीं मिली। फिर अचानक खेत में उसकी लाश पाई गई, ठीक उसी तरह जिस तरह वो गायब हुई थी। सब कुछ अचानक। प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा गांव सकते में आ गया। प्रियंका का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि प्रियंका का करने की कोशिश की गई थी। एक 3.5 साल की बच्ची पर की कोशिश की गई थी। कोशिश असफल रही थी, पर अपराधी ने उस बच्ची की हत्या कर दी। इस शर्मनाक घटना ने इस छोटे से गांव को झंझोड़ कर रख दिया था। कौन हो सकता है ये अपराधी? ये कोई गांव वाला था या फिर बाहर वाला? पुलिस ने उस गांव में रहने वाले एक आदमी से पूछताछ की। क्योंकि इस सारे मामले में शक गांव के ही किसी आदमी पर था, इसीलिए पुलिस को बहुत सावधानी से कार्रवाई करनी पड़ी। प्रियंका की बहन कुमकुम से पुलिस को यह बात मालूम हुई कि आखिरी बार प्रियंका को उसके चाचा वीरेंद्र के साथ देखा गया था। और पुलिस को जब उस पर शक हुआ तो वीरेंद्र के परिवार वालों को इससे आपत्ति हुई। पुलिस वीरेंद्र को पूछताछ के लिए ले गई। क्या नाम है? वीरेंद्र? हाँ जी। तेरे नाम है? हाँ जी।
वीरेंद्र प्रियंका का चाचा है। पूछताछ करने पर वीरेंद्र ने यह कबूल किया कि उसने अपनी भतीजी प्रियंका के साथ करने की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी। वीरेंद्र ने अपने जुर्म का खुलासा कुछ इस तरह किया। उस दोपहर वीरेंद्र अपनी भतीजी प्रियंका को कचरी दिलाने के लिए दुकान पर ले गया था। बाल कचरी देंगे। उसने मुझसे कचरी मांगी, मैंने उसे कचरी दे दी। उसने फिर मेरी यहाँ पर जांघों पर हाथ रख के कचरी खाने लगी। जब उसने जांघों पर हाथ रख के सो बैठी थी ना, वह थोड़ा मुझे महसूस सा हुआ था। वीरेंद्र प्रियंका को खेत में ले गया और फिर उसने उस नासमझ का करने की कोशिश की। तो ऐसा क्यों किया तुमने? मारते टाइम कुछ दर्द हुआ तुझे? क्यों? दुष्कर्म करने की कोशिश करी सर, फिर मैंने उसे मार दिया। कभी वो कहने दे घर जाकर। तूने इतना गलत काम किया है, कितना ये समाज में इसकी कितनी निंदा हो रही है। सर माफ कर दीजिए। उसे ऐसी सजा मिले कि वो घर आए ही नहीं। खत्म ही कर दो उसको। गोली मारना चाहती हूँ मैं उसको। अब सब खत्म हो गया जी, सब चला गया जी, समाज का ही पूरा सिर नीचे कर दिया सब चला गया जी। अब क्या करोगे इसका? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैं तो उसे सूरत भी ना दिखूं। अब बताओ, जब भैया भतीजे भी ऐसा करेंगे तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? पर वीरेंद्र की बहनों को लगता है कि उनके भाई को इस मामले में गांव वालों द्वारा फंसाया जा रहा है। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका भाई वीरेंद्र इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। सही लड़का था। ये सबके वजह से हो रहे हैं। सबके शक है, ये गांव के ही लगा रहे हैं। वीरेंद्र ते प्रियंका तेन तो न मारी ना, मैं तेरी कसम खा कह रहा हूं, मैं ना मारी। पर वीरेंद्र अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने पुलिस को वो वजह भी बताई जिसके कारण उसका दिमाग ऐसे गिरे हुए ख्यालों में उलझ गया। वीरेंद्र के अनुसार गांव की ही एक औरत ने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसके दिमाग को दूषित कर दिया। हाँ, औरत का क्या बात थी? सर वो जो मुझे सीढ़ी में से कंधा मार मार के बुला के ले जाती थी रात को, जब उसका पति वहाँ पर सीढ़ी देखता था। अपने घर बुला लेती? हाँ जी। फिर उससे मुझसे दुष्कर्म करवाती थी। अपने किए पर वीरेंद्र बहुत शर्मिंदा है और वो चाहता है कि सब उसे माफ कर दें। सर माफ कर दीजिए मुझे, आज तुम ऐसा काम नहीं होगा। तूने एक बच्ची के साथ उसे जान से मार दिया, कैसे माफी मिल जाएगी ऐसे काम में? अगर मैं आपके ऐसा करूं तो मुझे कैड़ी से सजा देना। वीरेंद्र 17 साल का है। एक तरफ है प्रियंका के भाई बहन। इस हादसे को समझने के लिए उसके जितने ही मासूम, नासमझ और कोमल, और है प्रियंका की मां जो अपनी लाडली गुड़िया पर कभी आंच भी नहीं आने देती थी। और दूसरी तरफ है वीरेंद्र की बहनें जो उसे बहुत मानती थी क्योंकि वो उनका भाई था। और है वीरेंद्र के पिता जिनका सर शर्म से झुक गया है। आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका की जान बच सकती थी? शायद हाँ। यदि वीरेंद्र के पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने का जरिया होता तो घर के बड़े उसका मनोवैज्ञानिक इलाज करवा सकते थे। हमारा अनुरोध है पेरेंट्स और टीचर्स से, बच्चों को सही वक्त पर सेक्स एजुकेशन देने से ना चूकें, क्योंकि सवाल जिंदगी और मौत का है। आज के हमारे दोनों केसेस देखने के बाद हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमें अपने घर की सुरक्षा के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति भी सतर्क और सावधान रहना होगा। जुर्म से मुकाबले में हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, लड़ना है, क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।